नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनेगा। इसके अलावा यहाँ की 16वीं सदी की नृत्यांगना ताना रीरी की याद में एक संगीत अकादमी और योग का एक अनोखा स्कूल बनेगा। वहीं एक वकील ने अकेले गाड़ी चलाने के दौरान मास्क नहीं लगाने पर किए गए चालान को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर अदालत ने बृहस्पतिवार को केंद्र और आप सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका रुख पूछा है। कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का गुरुवार को कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। 55 वर्षीय अशोक गस्ती उत्तरी कर्नाटक के रायचूर इलाके के निवासी थे। इससे पहले वे बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे। इस साल जून में अपने चुनाव के बाद अशोक गस्ती को महामारी के कारण संसद में उपस्थित होने का मौका नहीं मिला। वे पहली बार राज्यसभा सदस्य थे। सुदर्शन टीवी के यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर केंद्रित शो के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुदर्शन न्यूज और यूपीएससी जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि हम कार्यक्रम के पहले 4 एपिसोड देखने के लिए उत्सुक हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के एक नए विश्लेषण के मुताबिक इस साल की शुरुआत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से विश्व भर में अतिरिक्त 15 करोड़ बच्चे गरीबी के दलदल में धंस गए हैं। इससे दुनिया भर के गरीबी के विभिन्न हालात में रह रहे बच्चों की संख्या करीब 1.2 अरब हो गई है। मुंबई महाराष्ट्र में डीलर, सप्लायर, डॉक्टर और आम ग्राहक ऑक्सीजन की कमी और बढ़ते दाम से परेशान है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, मुंबई शहर में भी ऑक्सीजन की कमी और दाम में बढ़ोतरी की शिकायत है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने को खो चुके मुंबई के शाहनवाज शेख हादसे के बाद गरीब और असमर्थ जरूरतमंद लोगों को फ्री में करीब 1,500 ऑक्सीजन सिलेंडर बांट चुके हैं। वो बताते हैं कि अब 90 किलोमीटर दूर ऑक्सीजन ढूंढने जाना पड़ता है। 5 सांसद, जिनमें डी राजा, सीताराम येचुरी, अहमद पटेल, कनिमोझी और मनोज झा के नाम शामिल है, ने दिल्ली दंगों में पुलिस द्वारा की जा रही जांच को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक मेमोरेंडम सौंपा है। दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मेमोरेंडम में कहा है कि दिल्ली पुलिस नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दंगाई बता रही है। दिल्ली पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता सीताराम येचुरी से लेकर कई बुद्धिजीवियों के नाम लिए हैं जो प्रदर्शन में भाषण देने गए थे। एक तरफ सरकार कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को फ्रंट लाइन वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर्स कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने संसद में कहा कि उनके पास कोरोना के चलते जान गंवाने वाले या इस वायरस से संक्रमित होने वाले डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ का डेटा नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की बयानबाजी पर नाराजगी जताई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हुई पीपी किट घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर बने हुए हैं। अब उन्होंने यह मुद्दा सदन में उठाकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक की ताजा रैंकिंग में भारत को 174 देशों की सूची में 116वां स्थान मिला है। पिछले साल भारत को 157 देशों की सूची में 115वां स्थान मिला था। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। लगातार 3 दिन की तेजी के बाद गुरुवार को सोने चांदी की वायदा कीमतों में कमी देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के बावजूद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ये दोनों धातुएं सस्ती हो गई है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान बल के दिव्यांग योद्धाओं का जज्बा और साहस देखने को मिला। कभी न हार मानने वाले योद्धा गुरुवार को गुजरात के साबरमती आश्रम से दिल्ली राजघाट के लिए रवाना हुए। लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय कर ये दिव्यांग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचेंगे। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ जारी गतिरोध पर राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दिए अपने बयान में कहा कि हम पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहे हैं। हम मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए डट कर खड़े हैं।
जब भारत और नेपाल के रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे थे तो ओली सरकार ने एक बार फिर नक्शा विवाद छेड़ दिया है। नेपाल की सरकार ने मंगलवार को अपने देश की विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। नेपाल ने अपने देश के 1 और 2 रुपए के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया है। जाहिर है कि नेपाल के इस तरह के कदमों से भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गुंजाइश कम होती जाएगी। आज जब पूरे देश में लॉकडाउन के कारण मार्च से 21 सितंबर तक स्कूल बंद है तो सरकार बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दे रही है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के शिक्षक अशोक लोधी ने बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका निकालकर मिसाल पेश की है। वो छात्रों के लिए मोहल्ला क्लास आयोजित करते हैं। वो मोहल्ला मोहल्ला जाकर मोटरसाइकिल पर ही पढ़ाने का टीवी लगाकर क्लास लगाते हैं। वो बस मोहल्ले में पहुंचकर टीवी और स्पीकर साथ ले जाते हैं। बच्चे पढ़ाई के साथ कार्टून भी देखते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।